हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिपल सी और ओ लेवल कोर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आईआईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स जो हमारा ओ लेवल का फर्स्ट पेपर है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ये पार्ट 1 वीडियो है और टोटल इस आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक की सीरीज में ये क्लास 9 है। अगर आप ट्रिपल सी और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए गाइस, ये सीरीज वैसे तो ओ लेवल के लिए स्टार्ट की गई है, लेकिन जो ओ लेवल का फर्स्ट पेपर है हमारा M1R5, ठीक है। अब M1R5 और ट्रिपल सी का जो सिलेबस है वो दोनों सेम है। तो जब तक ट्रिपल सी की सेपरेट क्लासेस नहीं आती, अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या ओ लेवल के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी को देख के अपना एग्जाम दे सकते हैं। दोनों का सिलेबस सेम है। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। डेस्कटॉप के लिए कौन से होते हैं, लैपटॉप के लिए कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, है ना, स्मार्ट मोबाइल जो आ रहे हैं या स्मार्टफोन के लिए कौन से आते हैं, टैबलेट्स में कौन से यूज होते हैं, इनका यूजर इंटरफेस क्या होता है, डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, टास्क बार क्या होती है, आइकन्स क्या होते हैं, शॉर्टकट क्या होते हैं, किसी एप्लीकेशन को रन किस तरीके से करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, जैसे टाइम को सेट करना, डेट चेंज करना, वॉलपेपर चेंज करना, ठीक है। माउस की जो सेटिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, सिस्टम की डेट वगैरह को कैसे चेंज करेंगे, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होंगी, अगर हमें कोई प्रोग्राम ऐड करना हो या उसको रिमूव करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, है ना। प्रिंटर को ऐड करना है या रिमूव करना है, शेयर करना है, फाइल एंड फोल्डर को मैनेज कैसे करते हैं, और लास्ट में फाइल एक्सटेंशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हम आज बहुत ही कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है सॉफ्टवेयर। आप सबने कंप्यूटर तो देखा ही होगा, है ना। कंप्यूटर आप सबने देखा ही है ना, लेकिन सोचा है कि कंप्यूटर अपने आप कैसे काम करता है? क्या कंप्यूटर खुद सोच सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता है। उसे काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होते हैं या निर्देशों का एक समूह होता है, इंस्ट्रक्शंस का, जो कंप्यूटर को किसी भी काम को करने के तरीके बताता है। यानी कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे कोई काम कैसे करना है। अगर हार्डवेयर, ठीक है, ये जो हमें दिखता है जिसको हम फिजिकल पार्ट्स कहते हैं कंप्यूटर के, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड माउस हो गए, अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी होती है, तो जो सॉफ्टवेयर है ये इसकी आत्मा है। सॉफ्टवेयर क्या है? इसकी शरीर की आत्मा है, यानी कि इसकी साउल है। जैसे हमारे शरीर में अगर आत्मा निकाल दी जाए तो हमारी बॉडी बेकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें से सॉफ्टवेयर हटा दिए जाए तो ये खाली एक डब्बे के समान होता है, ठीक है, और ये वर्क नहीं करेगा। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हो सकती है, C++ हो सकती है, सी लैंग्वेज हो सकती है, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उनका यूज करके, ठीक है, कोई निर्देश या प्रोग्राम लिखते हैं और इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जिस भाषा में ये सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं, प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इन लैंग्वेज का काम है मशीन को समझने लायक इंस्ट्रक्शन बनाना। देखिए, जैसे मुझे अभी अगर मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, पाइथन के अंदर अगर आप ऐसे लिखेंगे प्रिंट 10+20, तो ये क्या हो जाएगा? 30 प्रिंट कर देगा। लेकिन क्या कंप्यूटर को सेम ऐसे ही समझ में आया होगा? नहीं। उसे ये जो है, ये कोड है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, या आप इसे कहते हैं ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया कोड है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये इसे मशीन कोड में चेंज करेगा। अब मशीन कोड क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज, और उसके अंदर कंप्यूटर समझ पाएगा। जब वो समझाएगा फिर ये वापस से हमें इंग्लिश लैंग्वेज में या
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। तो इन लैंग्वेजेस का काम क्या होता है कि ये जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे मशीन इंस्ट्रक्शन में या मशीन लैंग्वेज में समझा देते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसे कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। देखिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सपोज आपने कीबोर्ड से, ठीक है, कीबोर्ड से आपने क्या करा, कोई की प्रेस करी, तो सॉफ्टवेयर ही बताता है कि स्क्रीन पर कौन सा लेटर दिखाना है। जैसे यहाँ पे मैं ABCD टाइप करा, तो ये कहाँ टाइप हो रहा है, एक नोटपैड वाले सॉफ्टवेयर के अंदर हम करेंगे और फिर वो हमें स्क्रीन पर यहाँ पर ABC लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होता तो हम कीबोर्ड में कितने ही बटन दबाएं, ठीक है, हमें कुछ भी स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। देखिए इसको और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर मान लो आपके पास, है ना, उस स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन तो है, ठीक है, अब मोबाइल फोन के अंदर उसमें व्हाट्सएप नहीं है, तो क्या वह चैट कर सकता है? ठीक है। जब व्हाट्सएप नहीं है तो वो चैट कैसे करेगा? व्हाट्सएप क्या है? अब व्हाट्सएप एक ऐप है। व्हाट्सएप क्या है? एक ऐप है। अब ये कैसा ऐप है? ये हमारा चैटिंग ऐप है जिसमें हम, तो व्हाट्सएप क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल हार्डवेयर को बताता है कि चैट कैसे करनी है। इसी तरह कंप्यूटर में भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपको अगर टाइपिंग करनी है तो उसके लिए होते हैं हमारे पास नोटपैड, है ना। अगर आपको नेट चलाना है तो आपके पास होगा क्रोम ब्राउजर, और वीडियो देखनी है तो आपके पास होगा VLC ब्राउजर, मीडिया प्लेयर। अगर हमारे पास, है ना, MS वर्ड ना हो तो हम डॉक्यूमेंट को कैसे लिखेंगे? अगर VLC मीडिया प्लेयर ना हो तो हम वीडियो को कैसे देखेंगे? आपको समझ आएगा, इन क्वेश्चन से आपको समझ आएगा कि सॉफ्टवेयर कितना जरूरी है। स्टूडेंट याद रखिए, हार्डवेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर को कामयाब बनाने के लिए हमेशा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अब हम नेक्स्ट इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं या सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर दो ही प्रकार के आते हैं। एक होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा एंड्रॉयड आता है ना, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज आता है, ये विंडोज आज की डेट में विंडो 10 वगैरह चल रहा है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, iOS है। iOS जो एप्पल कंपनी का मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक उनका जो लैपटॉप वगैरह आते हैं एप्पल के, उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये एप्लीकेशन है जैसे कि क्रोम ब्राउजर, सफारी ब्राउजर, है ना, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, फोटोशॉप, एडोब रीडर, VLC मीडिया प्लेयर, ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच काम करता है। इनके बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगर आपका बेसिक लेवल पर अगर हम समझें तो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कई सारे तरह के आते हैं। नंबर 1 है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज वगैरह होती हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती हैं। दूसरा होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरे होते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर। चौथे होते हैं हमारे फर्मवेयर, है ना, और पांचवे होते हैं हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स हैं, सबसे पहला टाइप है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, OS। O का मतलब है ऑपरेटिंग, S का मतलब है सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका कंप्यूटर सिर्फ एक क्या बन के रह जाएगा, बॉक्स बन के रह जाएगा। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड या iOS ना हो, मोबाइल का सॉफ्टवेयर जब उड़ जाता है तो वो बिल्कुल ऑन भी नहीं हो पाता, तो वो एक सिर्फ डब्बा बन के रह जाता है। तो
यहाँ पे जो एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज हो गई, लाइनेक्स हो गई, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इसके मुख्य एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। देखिए ये वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है ना, कीबोर्ड है, माउस है आदि को चलाने में हेल्प करते हैं। ये स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर की डिवाइसेस हैं, है ना, कीबोर्ड माउस वगैरह हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनको चलाने में कंप्यूटर की मदद करते हैं। अगर प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल ना हो, आपने प्रिंटर लगा दिया, इसके यूएसबी से इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, तो प्रिंटर काम नहीं करेगा। जैसे कार में, अब कार आप चलाते हैं, कार के अंदर अगर ड्राइवर नहीं है तो कार नहीं चल सकती। वैसे ही हार्डवेयर डिवाइस बिना ड्राइवर के काम नहीं करती। अब आप कहोगे कि जो कार है सर, टेस्ला की कार आ रही है वो बिना ड्राइवर की है, ठीक है, तो ये लेटेस्ट कार है, बिना ड्राइवर के चल रही है। वैसे ही अगर आप विंडोज 11 या विंडोज 10 की बात करेंगे तो इनके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस को लगाते ही उनके ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन एक ड्राइवर की जरूरत उस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब जैसे प्रिंटर है, जब ये सीपीयू से काम कराएगा तो इन दोनों को आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। यानी कि अब हम कंप्यूटर से कोई कमांड देंगे तो प्रिंटर तक पहुंचेगी कि 10 कॉपी निकालनी है, 15 निकालनी है, तो ये समझेगा और उस काम को करेगा। बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि हार्डवेयर से काम कराना। तो ये 10 कॉपी आई है कमांड, इसे प्रिंटर समझ के 10 कॉपी निकाल दे। अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो ये इससे कमांड लेगा ही नहीं, है ना, वहां पे शो होगा ही नहीं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप वहां पे प्रिंट कैसे दोगे। नेक्स्ट है देखिए हमारा सिस्टम के टूल्स, यानी कि इन्हें हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने या मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं। सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, वो वर्क जो है एफिशिएंटली कर ले, तो इन सॉफ्टवेयर का हम यूज सिस्टम के मेंटेनेंस करने के लिए या उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। देखिए अगर आपके कंप्यूटर में, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसे हैंग होने लगता है, बहुत सारी फाइलें जो हैं वहां पे क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती हैं। तो इस वायरस से बचाने के लिए, इसे वायरस को डिलीट करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक सिस्टम का टूल है जो क्या करता है, इन वायरस से हमारे कंप्यूटर को बचाता। एक सॉफ्टवेयर आता है डिस्क क्लीनअप, एक आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, ये सब सिस्टम की मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। इन सब के बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उस कोड को समझकर एग्जीक्यूट कर सके। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा ये प्रोग्राम लिखा हुआ होता है वो काय में लिखा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, जिसे इंसान आसानी से समझ सकते हैं, ह्यूमन आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है वो जो समझता है वो कौन सी भाषा को समझता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज या आप कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, इसको समझता है। तो ये जो बीच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देंगे और मशीन लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से आते हैं, पहले नंबर पर आता है कंपाइलर, दूसरे नंबर पर आता है इंटरप्रेटर, तीसरे नंबर पर आता है असेंबलर। अब ये तीनों को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, जो मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी बोलने वाला व्यक्ति
और यहाँ पे कोई अंग्रेज आ जाए, जैसे क्या आता हो, इंग्लिश लैंग्वेज आता हो, ठीक है, अगर इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनको एक ऐसे बंदे की जरूरत होगी, है ना, ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, जो क्या करेगा कि इस इंग्लिश वाले की बात को समझ के, ठीक है, इस हिंदी वाले को समझा दे, और इस हिंदी वाले की बात को समझ के इस इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझा दे। जो ट्रांसलेटर होगा उसे हिंदी भी आती होगी और उसे इंग्लिश भी आती होगी। तो वैसे ही कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, है ना, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, इनको समझने के लिए एक ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। अब वो कौन कौन से, कंपाइलर हो सकते हैं, इंटरप्रेटर हो सकते हैं, या असेंबलर हो सकते हैं। इनको हम डिटेल में आगे अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारा सबसे पहला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश की है कि ये जो एक कोड लिखा हुआ है, ये एक सी लैंग्वेज में लिखा गया कोड है। जैसे यहाँ पे हमने लगाया इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंटीजर मैन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड रिटर्न जीरो। तो ये कोड लिखा हमने, ठीक है, ये काय में लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड डॉट सी, यानी कि सी लैंग्वेज में लिखा गया ये एक प्रोग्राम है। अब ये कैसा प्रोग्राम हो गया, इसे हम आसानी से समझ रहे हैं, ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड है। प्रोग्राम अब क्या करेगा कंपाइलर, ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को एक बार में ये ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है बाइनरी कोड। अब इसे बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी के अंदर सिर्फ 0 और 1 होते हैं। तो देखो इसने 0 1 की फॉर्मेट में यहाँ पे ये पूरे जो हाई लेवल का कोड था उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये जो होता है हाई लेवल में लिखा हुआ कोड, इसे हम कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं, सोर्स कोड। इसको काय में बदला जाता है, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड, ठीक है। तो कंपाइलर, अब इसके अंदर 1 2 3 4 4 लाइन है, ठीक है, तो 4 लाइनों को एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ये कंपाइल कर देता है, ठीक है। अगर इसके अंदर 1000 लाइनें भी होती हैं, 10,000 लाइनें भी होती हैं, तो कंपाइलर एक बार में उसे क्या कर देता, एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। अगर प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो एरर एक साथ दिखाता है। एग्जीक्यूशन से पहले पूरा कोड चेक किया जाएगा, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह। तो ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है। आगे हम देखेंगे इंटरप्रेटर के बारे में। देखिए ये है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 3 लाइनें हैं और एक ये लाइन है, अगर यहाँ पे एरर होगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ता है ना। जहां एरर मिलेगा ये वहीं रुक जाता है और उस एरर को शो करता है। तो लाइन बाय लाइन होने का मतलब है, अगर 1000 लाइनों का कोड होगा तो ये उसे 1000 बार में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। सपोज 600वीं लाइन पे हमारा एरर आ रहा है, तो ये वहीं पे रुकेगा और एरर को आप ठीक करेंगे, फिर उसके आगे ये 601 से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जहां एरर मिलती है वहीं पर रुक जाता है, एरर को शो करता है। पाइथन लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, पीएचपी क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इनको इंटरप्रेटर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज से, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में क्या करा जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। ये जो कोड लिखा हुआ होता है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है इसे क्या कहते हैं, हम सोर्स कोड कहते हैं। और जो ये बाइनरी में लिख के आ जाता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, या मशीन कोड भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है असेंबलर। अब देखिए असेंबलर क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही, है ना, ये एक मिड लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। इसे मशीनी लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये ज्यादातर माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में यूज होता है। असेंबली कोड फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ होगा सेम, असेंबलर इसको क्या करेगा, मशीन कोड में चेंज कर देगा। वहां पे कंपाइलर था, इंटरप्रेटर था, अब ये असेंबलर है। तो असेंबली लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है ना। और सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, उसके लिए कंपाइलर, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, उसके लिए इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको ये अच्छे से तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं
क्या होती है। सबसे नंबर वन, ठीक है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प टू स्टार्ट एंड मैनेज कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में और उसको मैनेज करने में ये हेल्प करते हैं। सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने और उसके रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है। जब आप पावर बटन दबाते हैं, ठीक है, आपने पावर बटन दबाया, कंप्यूटर ऑन होता है, तो पावर बटन दबाने के बाद एक प्रोसेस होती है ना, बूटिंग प्रोसेस होती है। अब बूटिंग प्रोसेस जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही पॉसिबल है। अब ये जो बूटिंग हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से हो रही है। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो ये बूटिंग नहीं होती, यानी कि कंप्यूटर का ऑन होना और कंप्यूटर का ऑफ होना। कई बार क्या होता है, आपने सिस्टम को ऑन करा, वो बीच में से ही बंद हो जाता है, यानी कि फिर कहते हैं कि यार इसकी विंडो उड़ गई, ठीक है, क्या कहते हैं कि विंडो करप्ट हो गई या इसकी विंडो खराब हो गई। तो अब क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें लोड नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वह ऑन नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ऑटोमेटिकली लोड होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। जब भी आप इसका कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है, आपको इसे बार बार रन करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट है इसका, ये अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारे पास विंडोज ना हो, जैसे हम विंडोज 10 चला रहे हैं, ठीक है, तो विंडो 10 ना हो। अब विंडो 10 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं हो पाएगा। जैसे मुझे इसके अंदर पीपीटी बनानी है, पावर पॉइंट, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, है ना। एमएस वर्ड भी तभी चलेगा जब विंडो उसके अंदर डली हुई होगी, है ना, चाहे हमारे पास विंडो 10 हो, 11 हो, विंडो 7 हो, लाइनेक्स हो, कोई सा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबने सुना होगा कि विंडोज, है ना, एंड्रॉइड या आईओएस का नाम तो सुना ही होगा। ये सब क्या है, ये सब हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्हें शॉर्ट में ओएस बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हार्डवेयर तक पहुंचाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इसका क्या मतलब है। देखिए, हार्डवेयर में क्या होगा, सीपीयू होगा, है ना, मॉनिटर होगा और कीबोर्ड माउस होंगे, प्रिंटर होगा। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या उसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो इन सभी को मैनेज कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इनको मैनेज करता है। हर कंप्यूटर सिस्टम को कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तो जरूरत होती है। जैसे विंडोज, ये जो विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाई हुई है। मैक ओएस जो है ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड जो है ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स जो है ये ओपन सोर्स होता है, ठीक है, ताकि दूसरे प्रोग्राम हम उसके अंदर चला सकें। आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड अगर फोन है तो उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मींस एंड्रॉइड का कोई भी वर्जन उसमें इंस्टॉल नहीं है, खराब हो गया, तो आप कॉल कैसे करेंगे, आप व्हाट्सएप कैसे चलाएंगे, गेम कैसे खेलेंगे। क्योंकि मोबाइल तभी काम करता है जब उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। ये मॉनिटर है ना, ये हार्डवेयर है हमारा, प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर है हमारे, हार्डवेयर रिसोर्सेज आप कह सकते हैं इन्हें, है ना। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हमारा सीपीयू हो गया, एप्लीकेशंस हो गए। तो इन सबको कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फंक्शन क्या क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहला फंक्शन होता है इसका प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस का मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, है ना, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, नेटवर्क का मैनेज करना, जॉब अकाउंटिंग, एरर को डिटेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन मेन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं
उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलिए वन बाय वन इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट का जो काम है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्राम की प्रोसेस को मैनेज करता है। कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में सारी प्रोसेस को मैनेज करेगा। यानी कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। सपोज करो कि आप एक साथ ब्राउजर भी चला रहे हो, है ना, इंटरनेट पे फेसबुक वगैरह सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, साथ में म्यूजिक प्लेयर में आपने गाने सुन रखे हैं हेडफोन में अपने, और इसके बाद आप MS वर्ड पर टाइपिंग भी कर रहे हो। तो आप ये अलग अलग प्रोसेस हो रही हैं। तो इन प्रोसेस में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सी बाद में होगी, ये जो डिसाइड करेगा ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। अब यह रैम है ना, रैंडम फुल एक्सेस मेमोरी, जो रैम हमारी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, उसका यूज एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जितनी भी प्रोग्राम रन हो रही हैं उनको मेमोरी सही ढंग से मिल सके। जब आप एक साथ कई सारे ऐप ओपन करते हो, ठीक है, तो उन्हें सबको मेमोरी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को क्या कर देता है? उन सब में डिवाइड कर देता है। देखिए, जब भी तो कहते हैं कि जितनी ज्यादा मेमोरी का आप मोबाइल फोन लेंगे, लैपटॉप लेंगे, अगर 8 GB का होगा तो उसके हिसाब से आप प्रोग्राम चलाएंगे। अगर वहीं पे 16 GB वाला आपका होगा मोबाइल, तो उसमें आप उससे डबल काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा ऐप एक साथ रन कर सकते हैं, हैवी प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को क्रिएट करने, यानी कि फाइल को बनाने के लिए, उसको रीड करने, पढ़ने के लिए, राइट करने और डिलीट करने का भी काम करता है। यह स्टोरेज डिवाइस जैसे हमारे पास है हार्ड डिस्क, SSD, इनमें फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है और उनको स्टोर करके रखता है, ताकि फ्यूचर में आप जब दोबारा उन फाइल्स पर वर्क करो तो आपको वो हार्ड डिस्क में से या SSD में से रिट्रीव कर लो, या उन्हें वहां से ओपन करके आप यूज कर सकते हो। देखिए, इसके अंदर एक विंडो एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? विंडो एक्सप्लोरर होता है, जो क्या करता है? हमारे सभी फाइल्स को एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। मैं इसका पूरा आपको करके दिखाऊंगा, विंडो एक्सप्लोरर का प्रैक्टिकल करेंगे हम अभी आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स के बारे में। पहले थोड़ा सा डिटेल में थ्योरिकल कंप्लीट कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर हर एक चीज को मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, इसमें सभी इनपुट, वो डिवाइस जिनसे कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट किया जाता है, वह डिवाइस जिनकी सहायता से कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को आउटपुट किया जाता है ना। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इन सब को कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। देखिए, प्रिंटर तभी प्रिंट करेगा जब प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल होंगे और उसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन देता है। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर की मदद से डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देता है। देखिए, नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहले जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, उनके अंदर कमांड लिख के काम करना पड़ता था। जैसे इसे अगर आपको बंद करना था तो यहाँ पे एक कमांड देनी होती एग्जिट। लेकिन अभी क्या है कि अब हमारे पास ये क्लोज बटन है, आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये सॉफ्टवेयर जो है बंद हो जाएगा। तो हर काम, है ना, ये दो तरह के इंटरफेस होते थे। पहले जो आता था वो आता था हमारा कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम CLI भी बोलते हैं, या इसी का दूसरा एक नाम था कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये होता था हमारा CUI बेस्ड। क्या होता था? CUI बेस्ड, कमांड यूजर इंटरफेस। और एक आता है GUI बेस्ड, जो नया है, जैसे यहाँ पे आपको आइकन दिख रहे हैं, ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। देखिए, GUI और CUI की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है 1 नंबर में कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है या CUI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ग्राफिकल या कमांड लाइन इंटरफेस देता है, जिससे वह कंप्यूटर को चला सके।
तो GUI के अंदर यहाँ पे आइकन्स आ जाते हैं, ग्राफिक्स फॉर्मेट में होता है, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। पहले जो चलता था सारा का सारा कमांड से हमें करना होता था, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप माउस से क्लिक करते हो, है ना, और कमांड इंटरफेस में यहाँ पे कीबोर्ड से लिखना पड़ता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल की हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नदीम सर। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।